गुरु बनने से पहले क्या हम अपने वरिष्ठ नागरिकों को वो सम्मान दे रहे हैं जो हमें देना चाहिए? तो हमें भगवान श्री राम के उन असूलों को भी मानना पड़ेगा कि पिताजी के कहने के ऊपर भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को चले गए। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे भारत में आज भी जो वरिष्ठ नागरिक है, जो 60, 65, 70, 75 साल के हो गए हैं, वो 70 साल के बाद उनको मेडिकल जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं करवाई जाती। और सबसे बड़ी बात है, जो पेंशन है वो 1000 जो खासकर हमारी स्टेट में वो भी बंद कर दी गई हुई है। अब मुझे ये बताया जाए क्या 1000 में जो बुजुर्ग है वो दवाई लेगा, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या वो रोटी खा सकेगा? बहुत से यहाँ हमारे जो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे भारत का ढांचा बिल्कुल चरमरा के रख दिया हुआ है, बेड़ा गर्क कर रख दिया हुआ है। नमस्कार, सबसे पहले आप सबको। आज का मुद्दा है क्या भारत में वरिष्ठ नागरिक होना अपराध है? जैसे कि आज हमारा भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विश्व गुरु बनने से पहले क्या हम अपने वरिष्ठ नागरिकों को वो सम्मान दे रहे हैं जो हमें देना चाहिए? क्योंकि हम जब सनातन की बात करते हैं, जब हम भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर की बात करते हैं, तो हमें भगवान श्री राम के उन असूलों को भी मानना पड़ेगा कि पिताजी के कहने के ऊपर भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को चले गए। ये वो भारत है जहाँ पे श्रवण कुमार जी अपने पिता को बैंगी में उठाकर पूरे तीर्थ जो है पूरे भारत का भ्रमण करवाया था। और यही वो भारत है जहाँ पे दुर्योधन जैसे लोग भी हुए जो माता पिता का कहना नहीं मानते थे। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे भारत में आज भी जो वरिष्ठ नागरिक है, जो 60, 65, 70, 75 साल के हो गए हैं, वो 70 साल के बाद उनको मेडिकल जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं करवाई जाती। जो बीमा कंपनियां हैं वो भी 70 के बाद बीमा नहीं करती। और सबसे बड़ी बात है, जो पेंशन है वो 1000 जो खासकर हमारी स्टेट में वो भी बंद कर दी गई हुई है। अब मुझे ये बताया जाए क्या 1000 में जो बुजुर्ग है वो दवाई लेगा, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या वो रोटी खा सकेगा? बहुत से यहाँ हमारे जो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे भारत का ढांचा बिल्कुल चरमरा के रख दिया हुआ है, बेड़ा गर्क कर रख दिया हुआ है। वो कहते हैं जी उसका बेटा है, कमा रहा है। उसने कभी देखा कि बेटा बहू को लेकर अलग हो गया है? कभी देखा कि वो बुजुर्ग कैसे जी रहा है? कभी देखा उसके घर पे छत है भी नहीं है? कहते जी हम एल्डर होम बना रहे हैं। भाई एल्डर होम क्यों बना रहे हो भाई? आप उस गरीब को घर में बैठे ही अगर उसके रोटी का बंदोबस्त कर दो, उसको मेडिकल सुविधा आप वहाँ पे प्रदान कर दो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मोदी जी से मैं प्रार्थना पहले भी की थी, अब दोबारा कर रहा हूँ कि जिस देश में हम बुजुर्गों की जो है इज्जत नहीं करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। विश्व गुरु बनने की बात तो दूर रही, हमारे घर भी आगे नहीं चल पाएंगे। हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो हम बुजुर्गों को देवता तुल्य मानते हैं। हम बुजुर्गों के पांव को स्पर्श करके काम पे जाते हैं। लेकिन आज हालत ये हो गई, कांग्रेस की सरकार ने 50 साल राज किया, आज 10 साल भाजपा की सरकार ने भी राज किया, लेकिन बुजुर्गों की तरफ बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा ना देखा। भूल गए कि इस देश को बनाने में बुजुर्गों का कितना योगदान है, इस देश को आजाद कराने में बुजुर्गों का कितना योगदान है। और वो बुजुर्ग जो बचपन से लेकर आज तक हर चीज पे टैक्स देते आए हैं, उनको टैक्स के बदले क्या मिला? यही कि नेताओं को बंगले, नेताओं को गाड़ियां, नेताओं को पेंशन और अफसरों को गाड़ियां, अफसरों के कुत्ते भी बिस्कुट खा रहे हैं। अफसरों के रिलेटिव जब आप जाते हैं एक दूसरी स्टेट में, तो वो स्टेट गेस्ट होते हैं। ये पैसा किसका है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूं कि इन सबको लगाम लगाइए।
कोई एमपी की एमएलए की पेंशन नहीं होनी चाहिए, तनख्वाह नहीं होनी चाहिए और किसी अफसर को मुफ्त की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। जो बड़े बड़े क्लब खोल के रखे हैं, अफसर जाके शाम को वहाँ पे मदरा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, ये क्लब भी बंद होने चाहिए। ये क्लब हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। तो मैं आज यही कहूँगा कि सभी को हैसियत के अनुसार पेंशन दी जाए। ये ना देखा जाए उसका बेटा है, ये देखो बेटा साथ रहता है या नहीं रहता है। रेलवे में पहले बुजुर्गों को 50% की छूट होती थी हवाई जहाज में, वो भी बंद कर दी गई। मोदी जी ये कौन सा तरीका है? आपको तो फ्री करना चाहिए, आपने जो था वो भी छीन लिया। उसके बाद 60 वर्ष 70 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों से वो गाड़ी भी छीन ली जाती है जो उसने अपनी गाड़ी कमाई से ली होती है। भाई ये 15 साल पुरानी हो गई है, भाई 15 साल पुरानी हो गई है, बुजुर्ग तो उसका कम से कम टिल डेथ तो उसका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जिंदा रखना चाहिए। आप उसको जिंदगी मार रहे हो। जैसे कि जया बच्चन ने पार्लियामेंट में कहा या तो बुजुर्गों को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, आप अपना देश ऐसे ही चलाओ। अगर बुजुर्ग इकट्ठे हो गए तो बिना बुजुर्गों के कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। ये मेरा वादा है, मेरा संकल्प भी है। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे साथ प्रोफेसर जूल गुप्ता जी है, ये भी वरिष्ठ नागरिक है, ये अपने विचार रखें। जी, क्या वेदना है, उनको क्या कष्ट है और सरकार को क्या करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार को अपना कर्तव्य जहाँ निभाना चाहिए वहाँ समाज को भी इस मामले में आगे आना चाहिए। समाज में जब हम बात करते हैं तो सरकारी दफ्तरों में भी जब हम बैठे होते हैं, जो हमारे वहाँ पर यूथ है, जो इस समय ऑफिसर बने हैं, क्लर्क हैं, दूसरे हैं, जब उनके पास कोई बुजुर्ग जाता है, कम से कम कर्टसी से उनके साथ एक अच्छा व्यवहार तो करो, उनके साथ आप उनकी बात को, व्यथा को सुनो तो सही और उसका हल जो है वो निकालने की कोशिश करो। दूसरी बात, इस समय समाज के अंदर संस्कारों की ज़्यादा आवश्यकता है और जो संस्कार हैं वो परिवार से ही मिलेंगे। लोगों के विचार क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे विचार में करप्शन घर से ही स्टार्ट होती है और घर में ही ख़त्म होती है। अगर वहीं से शुरू किया जाए, अगर उनको अच्छे संस्कार दिए जाएं तो वो भी कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। हर बस के ऊपर जो भी मेटाडोर है, अंदर आप देखिए, अंदर लिखा है 1 से 9 तक सीटें जो हैं वो बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए हैं। लेकिन कभी आपने वहाँ इंश्योर किया कि उनको वो सीटें मिलती भी हैं कि नहीं, कोई उनको बैठने भी देता है कि नहीं? सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा। इसलिए समाज और सरकार दोनों को सहयोग करना पड़ेगा ताकि बुजुर्गों की वेदना जो है वो कम हो। तो इसलिए सरकार भी जो इस मामले में है गंभीरता से प्रयास करे और बुजुर्गों का आशीर्वाद सरकार को भी मिलेगा तो तभी उसका भी काम चलेगा, नहीं तो सरकारें लगातार बदलती रहेंगी। धन्यवाद। और हमें पूरी आशा है कि जो सोशल मीडिया है ये सच्चाई की ओर अब चल पड़ा है और चल रहा है। तो इसके साथ हमारे शर्मा साहब ने बहुत तफसील से आपको बतलाया, जुगल जी ने तफसील से बतलाया। बाकी कहने की बात तो कोई बची नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरे दिमाग में एक बात आती है वो मैं आपसे ज़रूर ज़िक्र करूँगा। देखिए, एक ऑफिस है, उस ऑफिस में एसडीएम है, डीसी है, डिपकॉम है, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है। इनको घर में ड्राइवर लाने के लिए आता है, ड्राइवर ही छोड़ने के लिए आता है, बल्कि इनको नहीं, इनके बच्चों को भी मतलब स्कूल में इधर लेके जाते हैं। क्या उनको सैलरी नहीं मिलती? अगर उनको सैलरी नहीं मिलती तो ये उनको मिलना चाहिए। उसी दफ्तर में, उसी जगह एक पीएम जाता है, एक क्लर्क जाता है जो काम करता है। डिपकॉम ने, डीसी ने साइन करने होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन टाइप नहीं कर सकता। वो एप्लीकेशन टाइप करने के लिए क्लर्क होता है, क्लरिकल लेकिन वो अपने खर्चे से जाता है, वो अपनी गाड़ी से जाता है, मेट्रो से जाता है, ऑटो से जाता है, पैदल जाता है, कैसे जाता है, उसको सुविधा क्यों नहीं? सुविधा, हाँ, सरकारी काम के लिए कोई डिपकॉम जा रहा है कहीं तो उसको मतलब कि सरकारी गाड़ी मिलनी चाहिए। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सैलरी ले रहा है, वो सैलरी हम लोग दे रहे हैं, वो हमारा मुलाजिम है, हम उसके मालिक हैं। लेकिन सरकारों ने गलत नीति अपनाई हुई है।
वो करप्शन खत्म करना चाहते हैं। करप्शन कहाँ से खत्म कर पाएंगे? करप्शन नीचे से नहीं होती, करप्शन ऊपर से नीचे आ रही है। पकड़ा कौन जाता है? 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 1000, 2000 लेने वाला पकड़ा जाता है, नाम आ जाता है। लेकिन कभी किसी बड़े अफसर ने, किसी चीफ सेक्रेटरी ने, किसी मिनिस्टर ने करप्शन लिया तो क्या को पकड़ा गया? उसके पास कोई जाने की ताकत नहीं रखता। तो हम ये कहते हैं कि ज़माना बदल गया। हिंदुस्तान का जितने भी नागरिक हैं, आज युवा शक्ति जो है इसको समझ चुकी है, पढ़ लिख चुकी है। वो अनपढ़ जो हमारे नेता लोग हैं, जो कायदा भी नहीं जानते, स्कूल जाना नहीं जानते, उनको पढ़ा भी नहीं जाता, देखा ही नहीं जाता, 80 साल का 85 साल का MP बन जाता है और 1 साल 6 महीने के बाद उसको पेंशन लग जाती है। जबकि एक पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर, डॉक्टर और उच्च कोटि के लोग, उनको 22 साल नौकरी करने के बाद पेंशन लगती है। लेकिन MLA MP को 6 महीने के अंदर अंदर पेंशन स्टार्ट हो जाती है। क्यों? ये बातें जो हैं सब खत्म होनी चाहिए, हमारा यही निवेदन है।